Hello everyone, I am Hassan Sohail. Welcome to SolarWeb Academy. In this video, we'll be going to cover the first unit of Artificial Intelligence Class 11th curriculum. The unit name is Introduction Artificial Intelligence for Everyone. So this video will be going to help you in your class 11th exams or just if you are curious about AI. So Hindi में भी होगी ये and some part will be in English, right? So let's just get started. So first of all, the key concepts. We'll be covering the what is artificial intelligence topic, then evolution of AI, then types of AI, and then domains and AI terminologies, and last benefits and limitations of AI. एक ही वीडियो में सब कुछ होगा, काफ़ी शॉर्ट रहेगी, एकदम रिवीजन टाइप की वीडियो रहेगी. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे और आपको यही वाली सेम हाईलाइटेड पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है. ठीक है ना? चलो, सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So several distinct domains of AI, each with its unique characteristics and applications. When they combine, they become the umbrella term known as AI. यानी कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज AI के अंदर आती हैं. ऐसा नहीं है कि AI सिंगल एक टर्म है. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सब इसमें आता है. तो सारे टर्म्स मिल करके हम क्या कहते हैं, उसे AI कहते हैं. ठीक है ना? इट इज प्राइमरली फ्यूल्ड बाय सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स. AI का जो ये दौर चल रहा है 21st सेंचुरी का, उसमें इन्वेस्टमेंट्स हेविली हो रही हैं बाय डिफरेंट कंपनीज और तभी AI बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है AI. ठीक है ना? AI is a field that combines computer science and robust data sets to enable problem solving. AI does not replace human decisions. Instead, AI adds value to human judgment. यानी कि AI ऐसी फील्ड है जिसमें कंप्यूटर साइंस मिलाते हैं हम किसके साथ, रोबस्ट डेटा सेट्स के साथ. आप जेमिनाई यूज करते हैं, आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, कहीं ना कहीं AI पर बेस्ड है, LLM से वो है ना, और वो बहुत ज्यादा ट्रेन किए गए हैं ऑन लार्ज डेटा सेट्स, यानी कि पूरे इंटरनेट पे ट्रेन किए गए हैं वो. और उस ट्रेनिंग का जो आपको आउटपुट मिलता है वो काफी रिफाइंड आउटपुट मिलता है. यानी कि मैं चैट जीपीटी से पूछूं क्या टॉप 10 बिलियनर्स कौन है 2025 में, तो वो लिस्ट दे देगा. क्यों? बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड भी है वो, सेकंड उसके पास जो इंटरनेट की एक्सेस है वो भी रियल टाइम डेटा है उसके पास, है ना. तो इसलिए चैट जीपीटी जैसे या जेमिनाई जैसे मॉडल्स, AI मॉडल्स बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेटा पे ट्रेन हुए होते हैं ना. लेकिन AI डज नॉट रिप्लेस ह्यूमन डिसीजंस. वो हमारे डिसीजन में एक वैल्यू ऐड करता है. मैंने कुछ सजेशन दिया है AI को एंड उस सजेशन को वो फैक्ट चेक करेगा, है ना. उस सजेशन को वो मॉरली, फैक्चुअली सब कुछ चेक करेगा और मुझे अपनी राय दे देगा कि यार आपने जो बोला है ये बहुत हद तक करेक्ट है, लेकिन इसमें ये चीज़ थोड़ी सी इनकरेक्ट सी है, तो उसको चेंज कर दो. मैं चैट जीपीटी से सवाल करूंगा तो वो यही करेगा, है ना. चलो, अब सबसे पहली बात, AI कैन डू व्हाट AI कैन डू. सबसे पहला, अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. जैसे हम प्रॉम्प्ट्स डालते हैं वो समझ लेता है. सेकेंडली, रिकॉग्नाइज इमेजेस. हम इमेजेस देखते हैं या फिर हम इमेजेस का आउटपुट चाहते हैं, जैसे आजकल गिबली ट्रेंड चल रहा था, तो वो चीज़ वो आउटपुट के फॉर्म में, इनपुट में मैंने इसको क्वेश्चन की एक फोटो दी और उस क्वेश्चन से उसने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे दिया. नो क्वेश्चंस आस्क्ड. मैंने सिर्फ इमेज डाली और जेमिनाई ने मुझे आंसर कर दिया. थर्ड इज मेक प्रिडिक्शंस. डेटा मैं बहुत सारा दे रहा हूँ, उस डेटा के बेसिस पे मुझे कुछ प्रिडिक्शंस बना करके देते रहा है ना. प्ले गेम्स, AI कैन प्ले गेम, यस ऑफ कोर्स. ड्राइव कार्स, ठीक है ना. व्हाट इज नॉट AI काफी इंपॉर्टेंट है. स्कूल लेवल क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ जाते हैं कि व्हाट इज नॉट AI या व्हाट इज AI बताओ जरा, MCQs में या फिर सिंपल शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं आपसे, है ना. तो पहला है ट्रेडिशनल रूल बेस्ड सिस्टम्स. ऐसे कोई जो मशीन सिर्फ एक फंक्शन के लिए बने हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वॉशिंग मशीन है. वॉशिंग मशीन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ AI बिकॉज उसमें ऑलरेडी फंक्शंस फीड हैं, उसमें ऑलरेडी फंक्शंस डिफाइंड है, तो वहां पे AI का कोई रोल नहीं है. अगर उसमें पानी कम हो रहा है तो सेंसर्स बता दे रहे हैं कि यार पानी डालो या डिटर्जेंट डालो, लेकिन वो AI नहीं बता रहा है ना. सिंपल ऑटोमेशन टूल्स, कैलकुलेटर या फिर स्टॉप वॉच, ये सब AI के डोमेन में नहीं आता है ना. थर्ड इज मैकेनिकल डिवाइसेस, पुलिस, गियर्स, ये सब AI में नहीं आते. फिक्स फंक्शन हार्डवेयर, माइक्रोवेव अवन्स और आपका वॉशिंग मशीन, फिक्स फंक्शन हार्डवेयर जो है वो AI के डोमेन में नहीं आते. नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम्स, ऐसे जो मशीन जो कि नए डेटा को देख करके या नए डेटा हम फीड नहीं कर सकते उसमें, वो सिर्फ और सिर्फ जो फीड कर दिया है, जो डिफाइंड है ऑलरेडी, उस पर ही काम कर रहा है वो, है ना. बेसिक सेंसर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर टैंक है. वाटर टैंक में एक सेंसर लगा हुआ होता है जिसमें टंकी भर जाती है ना, बता देता है वो. तो AI नहीं है. जब पानी इस लेवल तक पहुंच गया तो उसने अलार्म कर दिया, है ना. अब एवोल्यूशन ऑफ AI ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बन जाता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ईयर्स हैं और ईयर्स के साथ साथ काफी ज्यादा इन्फो है अबाउट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ AI टिल द 21st सेंचुरी, जो अभी स्टेज चल रही है AI की, है ना. सबसे पहला, ये 1950 का ट्यूरिंग टेस्ट है.
यानी कि एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल किया था कि यार क्या मशीन सोच भी सकती होंगी या सोचती हैं, तो उन्होंने एक इमिटेशन टेस्ट निकाला। आगे थोड़ी डिटेल लिखी है, बस अभी तुम समझ लो 1950 में क्या हुआ था। 56 में डार्थ माउंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म निकाली गई थी या कॉइन की गई थी या बताई गई थी या फिर फर्स्ट टाइम यूज हुआ था उसका, है ना। फिर आया था 1970 में विंटर आया था एआई का, यानी कि जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे एआई में रुक गए थे वो। और उसके बाद 1990 में एआई विंटर खत्म हो गया, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजीज आने लगी, लोग स्केप्टिसिज्म और ऑप्टिसिज्म में आने लगे, है ना। स्केप्टिसिज्म छोड़ करके आगे सब आएगा, बस अभी बहुत ब्रीफ सा ये चार्ट दिया हुआ है ना। उसके बाद एआई स्प्रिंग आ गया, फिर 2018 में डब्ल्यूएचओ ने कुछ कह दिया बिग डेटा, और उससे काफी ज्यादा एक होप सी बन गई वर्ल्ड में कि अब एआई का एक्सटेंसिव यूज और एआई पर एक्सटेंसिव डेवलपमेंट हो सकता है या फिर होगा, है ना। तो आप समझ लेते हैं थोड़ा सा। 1950 में एलन ट्यूरिंग का फेमस पेपर आया था, दैट इज कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। उसको इमिटेशन गेम के नाम से कर दिया उन्होंने, एक उसमें एक्सपेरिमेंट भी दिया था, और इमिटेशन गेम को ही हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। तो व्हाट वाज ट्यूरिंग टेस्ट? जो एलन ट्यूरिंग ने टेस्ट किया था, कैसे टेस्ट किया था, क्या मशीन सोच सकती है या फिर क्या मशीन बेसिकली कामों को समझ सकती हैं या कामों को रिपीट कर सकती हैं, वो होता है इमिटेशन गेम या फिर ट्यूरिंग टेस्ट। 56 में डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि मैककार्थी ने ऑर्गेनाइज करी थी। फर्स्ट टाइम एआई का यहाँ पर यूज हुआ था, वर्ड का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना। 1960 70s में क्या हुआ था, कुछ खास नहीं हुआ था, बस ये ईयर वाइज याद रखना कि 50 56 फिर 60 70 में कुछ तो हुआ था, लेकिन क्या हुआ था वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन, है ना। न्यूरल नेटवर्क्स की शुरुआत हो गई थी, बातें चलने लगी थी थोड़ी सी, ऐसे समझ सकते हो ना तुम। 1980 1990 में क्या हुआ था, मिक्स्ड ऑप्टिसिज्म एंड स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट, यानी कि कुछ लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, बहुत ज्यादा होप रख रहे थे कि नहीं यार एआई तो रिवोल्यूशनाइज कर देगा, और कुछ लोग अभी भी स्केप्टिसिज्म में थे, यानी कि बहुत डाउट कर रहे थे क्या एआई ब्रेक थ्रूज या बहुत जबरदस्त रेवोल्यूशन ला सकता है या नहीं। इस स्केप्टिसिज्म और ऑप्टिसिज्म की वजह से ही एआई विंटर आ गया था। ना ही एआई पे बहुत जबरदस्त काम हुआ, है ना, और ना ही ज्यादा फंडिंग मिल पाई एआई के विंटर में, जब, है ना। अब आता है 21st सेंचुरी, जब रिसर्जेंस हुआ, रिनाइसेंस हुआ ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस इन एआई। फंडिंग हुई हैवी, और टेक्नोलॉजीज आई नई नई, ब्रेक थ्रूज हुए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और री इन्फोर्समेंट लर्निंग में, ठीक है ना। ये हो गया आपका एवोल्यूशन ऑफ एआई। यहाँ तक टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं एक बार, जो हाईलाइटेड है वही पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया है। एंड आई थिंक ये इतना इनफ होगा, है ना, क्योंकि इतना डिटेल में लिखने को नहीं आता। ये आता है क्या 1950 से 21st सेंचुरी में कुछ 3 पॉइंट बताओ अबाउट एवोल्यूशन ऑफ एआई, तो 50 का डाल दो एक, और 56 का वो कॉन्फ्रेंस डाल दो, और 21st सेंचुरी डाल दो, काफी आता है ना। अब टाइप्स ऑफ एआई, टाइप्स ऑफ एआई तीन होते हैं, नैरो एआई, ब्रॉड एआई और जनरल एआई। बस कंफ्यूज किस में होते हैं, ब्रॉड एआई में है या फिर हम जनरल एआई में है, क्योंकि कभी कभार थोड़ा सा हम भूल जाते हैं ना। नैरो एआई तो पता है, नैरो एआई काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, 2015 तक ये चीज चल रही थी। खैर आगे बढ़ते हैं। नैरो एआई फोकसेस ऑन सिंगल टास्क लाइक प्रिडिक्टिंग परचेजेस और प्लानिंग शेड्यूल्स। यानी कि जो हमारा सीरी होता है, वॉइस असिस्टेंट है सीरी हमारा, तो सीरी इज बेसिकली नैरो एआई, एग्जांपल ऑफ नैरो एआई। क्यों? क्योंकि हम उससे पूछते हैं कि यार आज मौसम कैसा रहेगा, सीरी बता देती है। हम आज उससे पूछेंगे कि यार व्हाट आर द प्रेडिक्शंस फॉर गोल्ड प्राइसेस, शायद बता दे वो, है ना। वी आर स्टिल स्केप्टिक अबाउट एआई विच इज नैरो एआई, है ना। लेकिन ब्रॉड एआई जो अब हम हैं, वो ऐसा एआई है जहां पर वो नैरो से थोड़ा सा अच्छा है, काफी अलग अलग डोमेन्स की उसको नॉलेज है, लेकिन कोई एक डोमेन में अभी भी वो स्पेशलाइज या एक्सपर्टीज नहीं रखता, है ना। वाइड रेंज ऑफ टास्क परफॉर्म करने में वो सक्षम है, लेकिन उसको जैसे बिजनेस में इंटीग्रेट करते हैं काफी लोग, काफी सारे बिजनेसेस एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज और डेटा को ट्रेन भी करना पड़ता है। ब्रॉड एआई की ये खास बात है ना, नैरो एआई से अच्छा है। जनरल एआई अभी नहीं आया है, लेकिन जनरल एआई इज वेरी मच एडवांस, है ना। जैसे एएसआई होगा, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस होगा उसमें, है ना। क्रिटिसाइज स्ट्रेटेजाइज करेगा वो खुद ब खुद, क्रिएटिविटी लाएगा ह्यूमंस जैसी, ह्यूमंस की तरह क्रिएटिविटी होगी किसके पास, जनरल एआई के पास। तो ये तीन बेसिक कैटेगराइजेशंस हैं ऑफ एआई, लेकिन अभी जनरल एआई में हम है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईयर देख लो 2050 एंड बियॉन्ड, एक प्रिडिक्शन है कि 2050 से शायद हम जनरल एआई के फेज में ट्रांजिशन कर सके, है ना। ठीक है, अब आते हैं हम डोमेन्स ऑफ एआई पे। डोमेन्स ऑफ एआई मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ एआई, अलग अलग फील्ड्स ऑफ एआई जहां पर एआई का यूज हो रहा है, या फिर एआई के ही डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, राइट। तो पहला है डेटा साइंस। डेटा साइंस जो हाईलाइट कर रखा है उतना पढ़ लो, बहुत है, क्योंकि उसके बाद अगर तुम थोड़ा पढ़ोगे ना, तो बेसिकली रिलेटेड पॉइंट्स है। जैसे कि यहाँ पे मैं पढ़ूँ न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल और अल्फा न्यूमेरिक डेटा पे काम करता है कौन, डेटा साइंस। और इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन
एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड पॉइंट्स है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, अगर जहां पर भी तुम्हें लगे कि यार यहाँ पे तुम्हें एक टेबल दी थी और उसमें तुमने एआई का कोई मॉडल या कोई डोमेन यूज किया और उससे तुम्हें डेटा के हिसाब से डेटा की फॉर्म में प्रेडिक्शन मिल गई, तो इसका मतलब ये डेटा साइंस की फील्ड को रिफर कर रहा है। तो पूछ सकते हैं, आपको एक एग्जांपल दे दिया कि फॉर एग्जांपल मोहन इज हैविंग अ टेबल इन विच ही वांट्स टू यूज एआई टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, तो विच डोमेन ऑफ एआई ही शुड यूज, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डोमेन ऑफ एआई। तो डेटा साइंस या फिर डेटा रिलेटेड एआई फील्ड ही काम करेंगे ना। सेकंड इज एनएलपी, जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। इट बेसिकली फोकसेस ऑन टेक्स्ट एंड स्पीच, यानी कि ह्यूमन स्पीच और ह्यूमन टेक्स्ट पे फोकस करता है वो। इसके अभी वेरियस पार्ट्स पढ़ेंगे, एनएलजी और एनएलयू भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी एनएलपी इज बेसिकली टेक्स्ट एंड स्पीच पे जो एआई काम करे, वो समझता है हमारे टेक्स्ट को, वो हमारे टेक्स्ट को एक्सप्लेन भी कर सकता है, और साथ साथ वो जनरेशन कैपेबिलिटीज भी रखता है, यानी कि हमारे टेक्स्ट जैसा सिमिलर टेक्स्ट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है कौन, एनएलपी। लास्ट इज कंप्यूटर विजन, इट डील्स विद विजुअल आउटपुट्स। फॉर एग्जांपल आप उसको एक सीसीटीवी फुटेज दो और वो उससे पूछो कि यार कितनी कार्स गई, फॉर एग्जांपल कितनी कार्स गई इस आधे घंटे के अंदर अंदर, तो अगर तुम एआई को फुटेज दोगे ना, वो वाली वीडियो सीसीटीवी फुटेज, तो बता देगा कि यार टोटल 19 कार्स हैव क्रॉस द रोड, जो भी है, मतलब उसको वो बता देगा, जस्ट बिकॉज के वो कंप्यूटर विजन की हेल्प ले रहा है। यानी कि इमेजेस और वीडियोस के फॉर्म में जो भी एआई काम करे, वो कंप्यूटर विजन का डोमेन यूज कर रहा है, ठीक है ना। ये एक्टिविटी है, इसको छोड़ सकते हैं। अब थोड़ा ब्रॉड में बता रखा है डेटा साइंस क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा कि तुम अमेजोन पे गए एंड यू सर्च फॉर क्रिकेट बैट, कि मेरे को क्रिकेट बैट चाहिए, इट्स योर फर्स्ट सर्च फ्रॉम दैट अकाउंट। उसके बाद क्या होगा, जब तुम अमेजोन खोलोगे बाद में, तो तुम्हें दिखेगा कि बैट्स की या क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की सजेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि अमेजोन के एल्गोरिदम ने समझ लिया है कि तुम कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, तो अमेजोन का एल्गोरिदम तुम्हें स्पोर्ट्स की या क्रिकेट की चीज़ें रिकमेंड करेगा। सेम विद यूट्यूब, सेम विद नेटफ्लिक्स, यूट्यूब भी तुम्हें ऐसी करता है एल्गोरिदम है ना, और नेटफ्लिक्स भी ऐसी एल्गोरिदम पे काम करता है। आपने एक मूवी देखी किसी जॉनर की, उसी जॉनर की मूवीज आपको रिकमेंड करने लगेगा। डेटा इज रिफर्ड एज न्यू ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है ना। ये सिंपल है, न्यू ऑयल क्या है, डेटा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। देखो अगर मैं तुम्हें बता दूंगा ना स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, ये सब मैं तुम सुन लोगे, लेकिन एग्जाम्पल में कंफ्यूज हो गया, आई एम प्रिटी श्योर। इसीलिए एग्जाम्पल सुन लेना बहुत ध्यान से, तभी तुम्हें स्ट्रक्चर्ड डेटा की डेफिनेशन भी याद रह जाएगी। जो भी टेबल में अरेंज डेटा होता है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ये तो होगी डेफिनेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये रहता है कि तुम एक्सेल शीट बनाओ, उसको उस एक्सेल शीट को आप एआई मॉडल में डालो, उससे एनालाइज करवा लो, ये है स्ट्रक्चर्ड डेटा का बहुत बढ़िया एग्जांपल। सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, किसी भी टाइप की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे टेबल में क्या रहता है, रोज एंड कॉलम्स रहते हैं, राइट। इसमें क्या है, कुछ भी दे रखा है, मतलब रैंडम इन्फॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजेस दे रखी हैं, 4 इमेजेस हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना। वैसे ही सॉन्ग की लिरिक्स, इट डज नॉट हैव एनी स्पेशल मीनिंग है, मीनिंग आई एम नॉट डिनाइंग मीनिंग नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल मतलब स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उस डेटा का, है ना। वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सॉन्ग लिरिक्स हो गया, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, कोई स्टोरी हो गई, स्टोरी तुम पढ़ते हो कोई, इसमें डेटा तो मतलब तो उसको तुम कैटेगराइज नहीं कर सकते, राइट। एक्सेप्ट उसको टॉपिक, उसमें टॉपिक्स दिए हों, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक जनरल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आएगी। एंड लास्ट इज सेमी या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसका मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स हैं या एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो डेटा कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट वो एनालाइज किया जा सकता है। जैसे मेटा डेटा, वी यूज मेटा डेटा टर्म, यानी कि कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन अटैच्ड टू दैट डेटा। इमेजेस में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम कभी भी अपने फोटोज के व्यूअर में जाओगे और तुम सर्च क्लिक करोगे मोर इन्फो पर, तुम्हें दिख जाएगा कि यार कितने रेजोल्यूशन की इमेज है, क्या नाम है, कब सेव हुई थी, कहाँ सेव हुई थी, कितने मेगापिक्सल की कैमरे से खींची गई है। तो ये सब मेटा डेटा है, किसका, उस इमेज का। अगर तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो विद अ हैशटैग, फॉर एग्जांपल हैशटैग पार्टिंग विद माई फ्रेंड्स, तो जितने लोगों ने और डाल रखा होगा पार्टिंग विद माई फ्रेंड्स, तो वो इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म्स वो कैटेगराइज कर देंगे। जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई फेमस सिंगर है, ठीक है ना, तुमने उस फेमस सिंगर का हैशटैग डाल दिया और तुम हैशटैग पे क्लिक करोगे तो उसके रिलेटेड पोस्ट्स आ जाएंगे तुम्हारे पास। यूट्यूब पे भी ऐसा होता है ना, हैशटैग शॉर्ट्स डालोगे तो काफी सारे तुम्हारे पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर है, लेकिन हैशटैग जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम स्ट्रक्चर्ड नहीं कह सकते, सेमी स्ट्रक्चर्ड कहेंगे, ठीक है।
ठीक है ना, एक एग्जाम्पल था इसका। लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड यूजेस मेटा डेटा टू आइडेंटिफाई सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑर्गेनाइज डेटा। जिस टॉपिक पे मैं टाइम लगा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के टॉपिक्स पे इतना टाइम नहीं लगाया हमने, इवन एवोल्यूशन को थोड़ा सा हमने जल्दी निपटाया, लेकिन ये टाइप्स ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा इसकी, है ना। अब आता है एनएलपी, जिससे हम बात करें थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। डिफरेंस बिटवीन एनएलपी, एनएलयू एंड एनएलजी। इसका मतलब क्या हुआ, एनएलपी इज एन अम्ब्रेला टर्म। एनएलपी के अंदर यू एंड जी आते हैं। यू मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड जी मतलब जनरेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, एनएलपी इज अ ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म, यानी कि कुछ भी अगर तुम नेचुरल लैंग्वेज से काम कर रहे हो तो एनएलपी की फील्ड में आता है वो। अगर तुम यू की बात करो तो हम उसको इनपुट दे रहे हैं, वो हमारा टेक्स्ट, हमारी स्लैंग्स, हमारी टोन समझ रहा है, हमारे टेक्स्ट की आई मीन, और उसमें वो जो काम हो रहा है एआई, ऑफ कोर्स एआई ही कर रहा है, एनएलपी, एनएलयू, एनएलजी, लेकिन अगर वो समझ रहा है हमारे टेक्स्ट को, वो एनएलयू में आ जाएगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। टेक्स्ट या स्पीच समझना और एक्सट्रैक्ट करना उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंटेंट और सेंटिमेंट और उसका टोन आइडेंटिफाई करना, वो सब चीज़ें एनएलयू में आ जाएंगी, है ना। एनएलजी में क्या रहता है, हमारे इनपुट ले लिए थे कभी किसी टाइम में, उसके बाद हमारे जैसा सिमिलर इनपुट, सिमिलर टोन जैसा अगर हम चाहें, सिमिलर टोन जैसा, सिमिलर सेंटीमेंट, सिमिलर इंटेंट के साथ अगर वो टेक्स्ट बना करके दे दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी पे गया मैं, एंड आई डिड द प्रॉम्प्ट कि गिव मी अ स्पीच ऑफ 500 वर्ड्स विच इज बेस्ड ऑन पैट्रियोटिज्म। उसने ले ली स्पीच, मेरे को पसंद नहीं आई। मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा फॉर्मल करो, तो उसने फॉर्मल करा। मैंने कहा इसमें थोड़े अच्छे वर्ड्स ऐड करो, उसने अच्छे, वो बार बार नया टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, तो यानी कि एनएलजी है वो स्पीच। ऐसा नहीं कि एआई ने लिखी है, इट विल, अगर तुम मतलब किसी को सुनोगे ना उसकी स्पीच पढ़ते हुए, तो शायद तुम ना समझ पाओ कि ये एआई से रिटन है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ एनएलजी में आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एनएलजी इज नॉट अ वेग टर्म, इट्स नॉट आउट ऑफ द ब्लू, इसलिए क्योंकि इसमें पहले से हम डेटा फीड करते हैं। हमसे मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, ओपन एआई ट्रेन कर रहा होता है ऐसे मॉडल्स को ऑन ह्यूमंगस अमाउंट्स ऑफ डेटा, और उसके बाद हम एज कंज्यूमर्स आउटपुट ले रहे होते हैं बाय गिविंग द प्रॉम्प्ट्स कि स्पीच जनरेट कर दो, डिबेट जनरेट कर दो, पोएम जनरेट कर दो, है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन बता रखा है, अगर कोई भी एआई मॉडल एआई इमेजेस या वीडियो से डील कर रहा है तो वो सीवी में आ जाएगा कंप्यूटर विजन, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है पिक्सल्स और रेजोल्यूशन के बारे में। पिक्सल्स क्या होते हैं, दे आर टाइनी कलर्ड डॉट्स विच कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज, है ना। हर एक टाइनी पिक्सल में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है। रेजोल्यूशन क्या होता है, जैसे अगर ये वाली वीडियो 1080p पे देख रहे हो, तो इनकी 1080p इसका रेजोल्यूशन हुआ 1920 बाई 1080 इज फुल एचडी रेजोल्यूशन। और इसका मतलब क्या हुआ, 1920 विद में है, अलॉन्ग द विथ कितने, 1920 पिक्सल, 1920 पिक्सल्स ऐसे में है और 1080 पिक्सल्स हाइट में है ना। तो ये रेजोल्यूशन का हुआ, रेजोल्यूशन हुआ ये एक इमेज का, ठीक है ना। होता क्या है बेसिकली, दे ब्रेक डाउन द इमेज इनटू अ सीरीज ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द कलर एंड इंटेंसिटी ऑफ ईच पिक्सल। पिक्सल्स पे इंफॉर्मेशन है, उसमें स्टोर्ड है सारी इंफॉर्मेशन, हर एक पॉइंट की, मतलब इमेज की हर एक पॉइंट की इमेज पिक्सल्स में स्टोर होती है ना। तो कुछ पिक्सल सिर्फ और सिर्फ रेड कलर दिखा रहा है ना, कुछ पिक्सल से सिर्फ ब्लू कलर दिखा रहा है, कुछ ग्रेडियंट से दिखा रहा है, सब पिक्सल्स मिला करके तुम्हें ये वीडियो दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर पिक्सल देखोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ ग्रीन पिक्सल्स होंगे, सिर्फ नहीं होंगे, बहुत अलग अलग कलर्स होंगे आरजीबी में, लेकिन जी का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं आया था, इसलिए मैंने कुछ हाईलाइट नहीं कर रखा है, खुद पढ़ना हो तो पढ़ लो, लेकिन ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तुम ये समझ सकते हो, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग ट्राइज टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, सिर्फ और सिर्फ इसमें यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, अदर देन दैट कुछ ऐसा खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसको शॉर्ट में कर रखा है, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग इंटीग्रेट्स डेटा साइंस, एनएलपी एंड सीवी टू क्रिएट इंटेलिजेंट सिस्टम्स दैट कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट विद ह्यूमंस इन अ ह्यूमन लाइक मैनर, ठीक है। अब आते हैं एआई टर्मिनोलॉजी पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तुम ग्राफ ये तुम डायग्राम, वेन डायग्राम देख रहे हो, एआई इज एन अम्ब्रेला टर्म, इट्स अ ब्रॉड टर्म जिसके अंदर एमएल आता है, और एमएल के अंदर भी इट्स डीएल इज अ सब डोमेन ऑफ एमएल, और एमएल इज अ सब डोमेन ऑफ एआई, ठीक है। तो डीएल मतलब सब डोमेन हुआ एआई का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स डोंट थिंक, दे कैलकुलेट। उनको तुम डेटा दे रहे हो, वो डेटा से उसको इन्फॉर्मेशन निकाल रही है, उस पर कैलकुलेशंस कर रही है ना, तो दे जस्ट कैलकुलेट। वो ऐसा नहीं कुछ सोच रही है, दे जस्ट कैलकुलेट
बेस्ड ऑन फैक्टर्स प्रेडिक्शंस वो सब चीजें करती है ना. Some can perform what is called as machine learning as they acquire new data. Machine learning is a subset of AI that focuses on developing algorithms and models that enable computers to learn from data and make predictions or decisions without being explicitly programmed. वो डेटा पे ट्रेन की जाती है, डेटा का इनपुट दिया जाता है और उनसे डेटा का ही आउटपुट मांगा जाता है विदाउट बीइंग हर एक लाइन उसमें कोड नहीं की जाती, उसको कुछ बेसिक फ्रेमवर्क दिया जाता है, कोड किया जाता है, उसके बाद डेटा से ट्रेन होते हैं, है ना. तो ये चीज़ है. डीप लर्निंग में क्या रहता है, जैसे एमएल में इट्स नॉट अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस. डीएल में देयर आर मल्टीपल लेयर्स और मल्टीपल लेवल्स ऑफ कैलकुलेशंस, जहां पर हर एक लेवल पे न्यू कैलकुलेशंस और चेक होता है और नई कैलकुलेशंस भी होती है ना. द स्ट्रक्चर ऑफ डीएल इज इंस्पायर्ड बाय स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स. आगे इमेज रखिए. एनएल इज ऑल्सो नोन एज एएनएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है. और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी कि कोर हार्ड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग. समझ में आ गई बात. देखो अच्छा, अगर मतलब ऐसा समझ सकते हो तुम कि अगर ये अगर मशीन लर्निंग ना हो तो हमारा डीप लर्निंग भी एग्जिस्ट नहीं करेगा कुछ हद तक. दे कंप्राइज ऑफ नोड लेयर्स containing an input layer, one or multiple hidden layers and an output layer. इतनी बात समझ में आए. अभी देखते हैं. देखो ये है इनपुट लेयर, यहाँ से डेटा आ रहा है, बीच में लेयर्स हैं जो कैलकुलेट कर रही हैं. तुम्हें 3 दिख रही है, मे बी बहुत सारी और हिडन लेयर्स हो. अगर यहाँ पे कैलकुलेट हो गया तो वो आगे बढ़ जाता है डेटा. अगर यहाँ पे कैलकुलेट हो गया यानी कि फिल हो गया, इतना कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा तो वो आगे शेयर कर देगा. किसको? नोड, आगे वाले नोड को. जैसे यहाँ लिखा हुआ है, if the output of any node is above a specific threshold, यानी कि limit, that node is activated, sending data to the next layer of network. Otherwise, no data is passed, and if the numbers of layers including the input and output is more than 3, then it is a deep neural network. यानी कि for example input layer है, output layer है और यहाँ पे 2 deep neural network की hidden layers हैं. तो ये टोटल 4 हुए, ये 3 से ज्यादा है नहीं है, बिल्कुल ज्यादा है. तो यानी कि ये ऐसा मॉडल या ऐसा स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? डीप न्यूरल नेटवर्क कहेंगे. अगर यहाँ पे एक भी होता ना, जैसे 1 2 3 टोटल 3 फिर भी होते, जैसे अगर यहाँ पर होता ना ये इतना भी चलता तो भी ये डीप न्यूरल नेटवर्क है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट लेयर मिला करके कह रहा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है, इसको तुम स्टार मार्क कर लो. डीप मशीन लर्निंग में क्या रहता है? स्मॉल डेटा सेट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा, स्मॉल. इट इज रिलेटिवली स्मॉल. यानी कि डीप लर्निंग में अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हैं, बहुत हाइपोथेटिकल, कि अगर फॉर एग्जाम्पल डीप लर्निंग में 500 टीबी का डेटा सेट यूज हुआ है तो मशीन लर्निंग में 5 टीबी हुआ होगा. इतना ज्यादा रिलेटिव छोटा होता है मशीन लर्निंग एज कम्पेयर टू डीएल. डिपेंड्स ऑन लो एंड मशीन, यानी कि अगर तुम इससे लो मशीन में चलाओगे, लो एंड मशीन फॉर एग्जाम्पल बहुत कम स्पेसिफिकेशंस या फिर कॉन्फ़िगरेशंस का, तो चल जाएगा. लेकिन डीप लर्निंग को स्पेशल हाई एंड कंप्यूटर चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पाए. डिवाइड्स द टास्क इनटू सब टास्क एंड सॉल्व देम इंडिविजुअली एंड फाइनली कंबाइन द रिजल्ट. लेकिन डीप लर्निंग क्या करता है? सारे के सारे पॉसिबिलिटीज पे एक साथ चलता है वो, और एक साथ सॉल्व करता है, उसके बाद वो कंपाइल करता है. अब जैसे मशीन लर्निंग तोड़ेगा पहले टास्क को, फिर एक पे काम करेगा, दूसरे पे काम करेगा, तीसरे पे काम करेगा इंडिविजुअली. देन इज मशीन लर्निंग इज रिक्वायर्ड लेस टाइम टू ट्रेन, वेर एज डीप लर्निंग बहुत टाइम चाहिए होता है. अब इसका उल्टा ही समझ लो, अगर टाइम कम लग रहा है ट्रेन करने में तो टेस्टिंग टाइम बढ़ जाएगा. वैसे ही डीप लर्निंग का बहुत ज़्यादा टाइम है डेवलपमेंट पे, है ना. ये ट्रेन करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको टेस्ट करने में डेटा को बहुत कम टाइम लग रहा है. समझ में आ रही बात? बहुत अच्छी बात है. अच्छा, अब आ रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक. काफ़ी सभी इंपॉर्टेंट है तो फिर अनइम्पॉर्टेंट क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिकली ये जो पीडीएफ है काफ़ी कंसाइज दी हुई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इंट्रोडक्शन टू एआई के हिसाब से. ठीक है ना. टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग समझ लो: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और री. यानी कि डेटा के बेसिस पे मशीन लर्निंग को कैसे कैटेगराइज किया गया है. ठीक है ना. सुपरवाइज लर्निंग में क्या रहता है? तुम बताते हो मशीन को या एल्गोरिथम को कि यार ये काउ है, ये कैट है, ये डॉग है. इसको अब अगर तुम वापस पूछोगे कि यार ये इमेज क्या है, नई इमेज बता रहे, देखो इसमें 3 दे रखे हैं डॉग, ये वाला ऐसा शिबा इनू है, और ये पता नहीं कौन सा, और ये पता नहीं कौन सा. इसको तुमने नई इमेज दी और ये बता दिया डॉग है. इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेबल डेटा, यहाँ पे तुम एक्सप्लिसिटली लिख रहे हो कि ऐसे होते हैं डॉग्स. तुमने कोई नई इमेज डॉग की और समझ में आ गया उसको. ठीक है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल समझ लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो, एग्जाम्पल सुन लो, क्या पता एमसीक्यूज में आ जाए. लीनियर रेग्रेशन और डिसीजन ट्रीज, दो याद रख लो एग्जांपल्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स, नॉट सुपरवाइज लर्निंग. एल्गोरिथम के एग्जांपल क्या है? लीनियर रेग्रेशन और डिसीजन ट्रीज. अनसुपरवाइज में क्या रहता है? कुछ तुम इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस जो मॉडल है वो
आइडेंटिफाई करने का ट्राई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन अनसुपरवाइज लर्निंग द एल्गोरिथम ट्राइज टू फाइंड हिडन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर इन द इनपुट डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट गाइडेंस। तुम डायरेक्ट गाइडेंस नहीं दे रहे हो। जैसे यहाँ पर तुमने बता दिया बैट शेप्ड ईयर्स होते हैं ऐसे डॉग्स के, पॉइंटेड ईयर्स ऐसे होते हैं, फोल्डेड ईयर्स ऐसे होते हैं। अब एआई खुद सॉर्ट कर रहा है कि ऐसे ऐसे ईयर्स होंगे तो क्या, व्हाइट होगा तो क्या, ब्राउन होगा तो, मतलब अपने हिसाब से वो कर रहा है ना। एग्जाम्पल समझ लो, के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग एक एग्जाम्पल समझ लो इस एल्गोरिथम का, अनसुपरवाइज लर्निंग का, ठीक है ना। री लर्निंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि ऐसा कोई एल्गोरिथम जो कि बेसिस ऑफ ट्रायल और एरर पे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें तुम कोई एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग तो नहीं करते हो, लेकिन एआई ने कुछ गेस किया, तुमने हाँ कहा, तुमने रिवॉर्ड दिया, तो एआई खुश हो गया, उसने कहा कि अच्छा ये पाथ सही चल रहा है। अगर तुम उसने गलत किया तो तुम उसको पेनल्टी देते हो और एआई फिर ट्राई करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे चेस का देख लो, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, अगर वो सही, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, शायद कुछ और एग्जाम्पल इसमें देने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ। जैसे एआई यहाँ से चला आगे को, तो हाँ यार अच्छा मूव चला इसने, तुमने उसको रिवॉर्ड दे दिया, एआई समझ गया कि यार अच्छा मूव है, तो उसको लर्न कर लिया उसने। फिर उसके पास चार पोजीशन से चलने की, वो फॉर एग्जांपल आगे बढ़ गया, तुमने पेनल्टी दे दी कि आगे नहीं बढ़ना होता, ऐसी सिचुएशन में साइड में बढ़ना होता, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, है ना। तो उसने पेनल्टी समझी और उसने गलती समझी, उसको समझ में आ गया कि यार ऐसा नहीं करना होता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट वो बता रहा है कि यार कैसे कैसे इस बॉटल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो मैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल तुम्हें मैंने दे दिया। इसका जहां पर भी ट्रायल और एरर वर्ड आएगा, समझ लेना ये री लर्निंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, डी क्यू सॉरी क्यू लर्निंग और डीप क्यू नेटवर्क, यानी कि डी क्यू एन एग्जाम्पल है किसके, एल्गोरिथम्स ऑफ री लर्निंग, ठीक है। बेनिफिट्स और लिमिटेशंस ऑफ एआई सब पढ़ लो, ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा कोई बहुत भारी टॉपिक नहीं है। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एआई यूज करते हुए, है ना। डिसीजन मेकिंग तुम्हारा इंप्रूव हो जाएगा, तुम किसी अपने दोस्त को बिठा रहे हो फॉर एग्जांपल सजेशन लेने, तुम एआई को बिठा रहे हो, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। इनोवेशन क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, प्रोग्रेस इन साइंस और हेल्थ केयर बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम दिमाग अपना फिर इनोवेशन की तरफ लगा सकते हैं। हम कैलकुलेशन में नहीं घुसेंगे, कैलकुलेशन हम एआई से करवाएंगे और जो भी इनोवेशन वाला टास्क है वो हम खुद करेंगे, ऐसा मतलब सोचा जाता है। लेकिन अब लिमिटेशन भी समझ लो इसकी, जॉब डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, एथिकल कंसिडरेशंस है ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कितनी है, कितना ज़्यादा किसी को सब बायस तो नहीं है, किसी को ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं कर रहा है वो ना, बायस का बहुत चक्कर है इसमें। लैक ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी वही बता दिया मैंने। डेटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, क्या पता तुम्हारा डेटा यूज कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज ट्रेन करने में अपना ही मॉडल, है ना, तो वो चीज़ भी नहीं पता, एक्सप्लिसिटली कहीं लिखा नहीं जाता, और क्या पता कितनी पॉलिसीज फॉलो हो रही है नहीं हो रही है ना, तो इट्स लाइक दैट। इसका मतलब यहाँ तक तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेज हैं और ये एक्टिविटीज़ है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज समझ लो, एक्सरसाइज एमसीक्यूज हैं, इसके आंसर्स पीडीएफ में अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके।